यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2020 का जो एडवर्टीजमेंट आया है, केमिस्ट्री के बहुत सारे पद आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इतने सारे पद आए थे, तो इस बार बहुत अच्छा मौका है अभ्यर्थियों के लिए जो सीरियस गंभीर रूप से तैयारी करेंगे, उनका चयन 100% सुनिश्चित हो जाएगा। इसी क्रम में मैं अपनी टीम के साथ यूपी पीजीटी प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस हम लोग संचालित कर रहे हैं कानपुर नगर के जेडी इंस्टीट्यूट से 9 नंबर क्रॉसिंग पे। और मैं अपना और अपनी टीम का परिचय आपसे करा देता हूं। मैं अंकित गुप्ता 2013 पीजीटी से सिलेक्टेड हूं और एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा हूं। मेरे साथ फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपर्ट सुमित गुप्ता जी हैं, आईआईटी कानपुर से पीएचडी फेलो हैं, और हम लोग आपकी हर तरीके की मदद करने के लिए सक्षम हैं। रिटन एग्जाम में आपकी पढ़ाने में मदद करेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको कराएंगे। सिलेक्शन के बाद आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग होने में जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित हेल्प भी आपको करेंगे। अब मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि किस तरीके का एग्जाम रहता है, सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा। तो एग्जाम जो रहता है वो हमारा रिटन प्लस इंटरव्यू रहता है। रिटन प्लस इंटरव्यू रहता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 500 होते हैं। इसमें रिटन का वेटेज जो होता है वो 125 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 125। एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 3.4 मार्क्स फॉर द राइट आंसर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका हो जाएगा जाके 425 मार्क्स। इंटरव्यू जो है ये आपका 50 मार्क्स का होता है। इन दोनों को मिला के अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 475 मार्क्स हो जाता है। बचे हुए 25 मार्क्स जो है वो वेटेज के होते हैं, जिसमें आपको अगर आप बीएड हैं तो आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। आप एमएड हैं तो आपको 10 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी में आपको 15 मार्क्स का इंटरव्यू में वेटेज है। इसके साथ ही अगर आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं तो भी आपको वेटेज है। मैक्सिमम वेटेज 25 मार्क्स का है। तो ये सब मिला के 500 नंबर की आपकी परीक्षा होनी है। अब कम से कम कितने क्वेश्चंस आप कर लें, कितने नंबर आप प्राप्त कर लें, जो इस बार जो पद हैं वो लगभग 170 के आसपास हैं। तो कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो मैं बात करता हूं पहले कि जब पद इतने नहीं आते थे, जब पदों की संख्या, एक्चुअली जो कट ऑफ है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, दूसरा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है। क्वेश्चन पेपर अगर टफ होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्वेश्चन पेपर सामान्य रहता है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम जैसे क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं सबका एवरेज लेके और पदों की संख्या ये कंसीडर करें तो एक अनुमान है कि अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं और इंटरव्यू आपका एक पॉजिटिव इंटरव्यू हो जाता है, तो आपके इस बार चयन के चांसेस लगभग 100% हैं। और 100 से अगर आप 105 या 10 के बीच में आ जाते हैं, 105 या 10 के बीच में क्वेश्चंस करते हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि इंटरव्यू थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो जाएगा, फिर भी आपका चयन सुनिश्चित है। एक बात और, रिटन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर लें। रिटन आपके हाथ में होता है, इंटरव्यू सामने वाले के हाथ में होता है, आपको क्या दे क्या ना दे। रिटन में जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे वो अंत तक आपके लिए भलाई है। एक और फायदा बताता हूं आपको मैं रिटन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का, कि आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो आपकी मेरिट के बेसिस पे होता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर किए हैं रिटन में, आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो आपको आपकी मन चाही जगह पे कॉलेज मिल जाएगा, जो कॉलेजेस अवेलेबल होंगे। कम मार्क्स में कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन हुआ, ईस्टर्न यूपी का रहने वाला है व्यक्ति और उसको वेस्टर्न यूपी में कॉलेज मिला है। घर और कॉलेज के बीच की डिस्टेंस जो लगभग 600-700 किलोमीटर है। इस केस में अगर आदमी बेरोजगार है तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अगर वो कहीं प्राइमरी में या जूनियर में या इंटीग्रेट में पोस्टेड है तो फिर वो चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो आप प्रयास करें कि अच्छे से अच्छा स्कोर आप करें। अगर 105 और 10 के बीच स्कोर का टारगेट लेते हैं तो आपको मनचाह विद्यालय मिल जाएगा। मैं बात करता हूं अपने स्कोर की, तो 2013 का जो एग्जाम था
उसमें मेरा स्कोर 116 क्वेश्चन था आउट ऑफ 125 क्वेश्चन। ईश्वर की कृपा थी तो मुझे मनचाही जगह कानपुर नगर भी मिल गया और मैं अपनी नौकरी को अच्छे से कर पा रहा हूं। तो आप लोगों से भी यही सलाह देना चाहूंगा आप लोगों को कि रिटन में बहुत अच्छा करें। रिटन में अच्छा करने से ये होगा कि आपको मनचाही जगह पे नियुक्ति मिल जाएगी और इंटरव्यू को लेके भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो एक बात हो गई कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा, तैयारी किन बुक से करनी है एक बार ये भी बात कर लेते हैं। तो तैयारी के लिए आपको जो 80% क्वेश्चंस हैं वो आपके 11th और 12th से कवर हो जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस आपके 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं, आपको सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनसे नहीं तैयारी करनी है। आपको सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड जो रेफरेंस बुक्स आती हैं, कुछ नाम मैं लिख देता हूं, जैसे एबीसी करके बुक आती है, प्रदीप की आती हैं, दिनेश की और भी कई आती हैं, जीआरबी पब्लिकेशन की। तो इनमें से कोई भी एक पब्लिकेशन आप ले लें, उसकी चारों किताबें, 2 11th की 2 12th की, अच्छे से थ्योरी पढ़ लें, इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर लें, जो क्वेश्चंस पीछे एमसीक्यू दिए गए हैं सभी कर लें। तो इस तरीके से आप लगभग 100 क्वेश्चंस स्कोर श्योर कर लेंगे। थोड़ा सा सिलेबस बीएससी का रहता है। बीएससी के सिलेबस के लिए जो बीएससी की बुक्स आपने पढ़ी हो बीएससी के दौरान, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। प्रगति पब्लिकेशन, अनुसंधान पब्लिकेशन की भी किताबें पर्याप्त हैं। देखिए है क्या, सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपको सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन किसी भी टॉपिक को बहुत डीप नहीं ले जाना आपको कि आप एक ही टॉपिक को इतना डीप किसी फॉरेन राइटर से आपने ले लिया, आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ना है, बहुत डीप एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, बाकी कुछ छूट जा रहा है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, लगभग सरफेशियल क्वेश्चन होते हैं। तो आप प्रयास करिए कि सिलेबस पूरा पढ़ लें। सिलेबस अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो समझिए आप कंपटीशन से बाहर हो गए। तो बहुत ज्यादा आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जो किताबें चल रही हैं, पहले से आपने पढ़ी हैं, आप उनसे फ्रेंडली हैं, तो कम समय में उनको कर लेंगे, उन्हीं किताबों से करिए। बाकी हम लोग 11th 12th और बीएससी पूरा सिलेबस आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में कराएंगे। सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, हमारे द्वारा फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे। कंपटीशंस में यूपी पीजीटी टीजीटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वे भी डिस्कस कराएंगे। यूपी पीएससी के द्वारा जो पीसीएस एग्जाम होता है, पहले पीसीएस एग्जाम में प्री में एक सब्जेक्ट रहता था, तो उसके शिल्पी पब्लिकेशन के अनसॉल्व पेपर आते हैं, अनसॉल्व के सॉल्व पेपर्स भी आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर करिए, वहां से 5 से 10 क्वेश्चंस एज इट इज मिलने की संभावना होती है। तो ये तो रही हमारी स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमने 2 तरीके किए हैं, एक तो क्लासरूम ऑफलाइन कोचिंग की है। ऑफलाइन कोचिंग में हमने जो फीस रखी है पीजीटी की वो 3000 रुपीज रखी है। सॉरी, ये ऑनलाइन का है। ऑनलाइन आप जब पढ़ेंगे तो आपको फीस पे करनी होगी 3000 रुपीज। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी जूम पे, आप अपना क्वेश्चन वहीं से कर सकते हैं। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप जो भी बोलेंगे मैं यहाँ से आपको आंसर दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, गांव क्षेत्रों में जो लोग हैं कभी कभार होता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है आपकी क्लास मिस हो जाएगी। आपको ये वीडियोस जो है हमारे जेडी इंस्टीट्यूट के ऐप पे अपलोडेड मिलेंगे, आप बाद में से देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं जब भी देखना चाहें। तो ये सुविधा आपके पास रहेगी। ऑफलाइन जो लोग आना चाहते हैं, कानपुर में रह के स्टडी करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए हम लोगों ने फीस रखी है वो 10,000 रखी है। ये हमारा फी स्ट्रक्चर है। इसमें हम पूरा सिलेबस कराएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा फ्रेम्ड क्वेश्चंस ही कराएंगे। जब हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस इस तरीके से संचालित होंगी। तो जो लोग इच्छुक हैं वो जेडी इंस्टीट्यूट कानपुर कानपुर 9 नंबर क्रॉसिंग, एड्रेस हमारी कोचिंग का, फोन नंबर बता देते हैं आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर नंबर क्या है?
नंबर है हमारा 9451. इस नंबर पे आप इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। यूपी टीजीटी साइंस हम लोग जेडी इंस्टीट्यूट कानपुर में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं केमिस्ट्री के पार्ट एक आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज एक छोटी सी क्लास लेने जा रहा हूं। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय आपको किस क्रम में लिखना होता है, क्या फॉर्मेट होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का फॉर्मेट जो है, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा फॉर्मेट है। नाम को इसी क्रम में लिखा जाता है। ये आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से कि सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अब आप जानेंगे कैसे कंपाउंड में कौन सब्स्टिट्यूएंट है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्सेस क्या है। तो इसकी बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट वो हर चीज होती है जिसको हम नंबर नहीं दे पाते हैं। एनीथिंग that has not been numbered, that has not been numbered, वो हर चीज जिसे हम नंबर नहीं दे पाएंगे उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, कितने कार्बन्स हैं हमारे कंपाउंड में, पेरेंट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की संख्या। अब कार्बन एटम्स 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसके लिए वर्ड रूट यूज करते हैं मैथ। 2 कार्बन हैं तो हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं एथ। ऐसे ही 3 कार्बन होने पे वर्ड रूट प्रोप यूज की जाती है। 4 कार्बन होने पे वर्ड रूट ब्यूट यूज की जाती है। 5 कार्बन होने पे वर्ड रूट पेंट यूज की जाती है। 6 कार्बन होने पे हेक्स, 7 कार्बन होने पे हेप्ट, 8 9 और 10 कार्बन होने पे हम लोग यूज करते हैं डेक। ऐसे ही 11 अनडेक, 12 डोडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से हम लोग कार्बन एटम्स को नाम देते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और आपको कंपाउंड में सभी सीसी सिंगल बॉन्ड मिले तो आप समझ जाइए कि ये एक एल्केन है और इसमें एन प्राइमरी सफिक्स लगेगा। अगर एक भी सीसी डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन लगेगा, और अगर एक भी सीसी ट्रिपल बॉन्ड है तो आप प्राइमरी सफिक्स आइन लगाएंगे। ये बात होगी हमारी प्राइमरी सफिक्स की। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स को कैसे पहचानेंगे, ये क्या होते हैं। तो आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने COH सुना होगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली या कैटेगरी डिसाइड करता है कि वो क्या जनरल रिएक्शंस देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एक पर्टिकुलर तरीके की रिएक्शंस देते हैं, अल्कोहल अपने तरीके की रिएक्शंस देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स की कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही है जो कैटेगरी डिसाइड करता है कि किस कैटेगरी का ये कंपाउंड है, क्या रिएक्शंस देगा। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको लिखा देंगे, उनके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस भी याद करा देंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट यू हैव टू क्रैम, इसको याद कर लो कि सब्स्टिट्यूएंट पहले, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड कर लेते हैं, एक कंपाउंड यही कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो एक कंपाउंड का नाम करते हैं, माना
हाइड्रोजन बैलेंस करने होता है। तो आप जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी ही होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो जितनी बॉन्ड्स बनाए हो बचे हुए 4 में से घटा के बचे हुए सब हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 बचा, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 बचा, 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 बचा, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। और ये कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। ये बैलेंसी मेंटेन हो गई। अब आपको नाम लिखना है, तो नाम लिखने से पहले हमें कंपाउंड की नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने के कुछ छोटे से रूल्स हैं, समझ लें कि नंबरिंग करते समय सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुननी होती है। चेन कहीं टूटे ना, और कार्बन ही नंबर करने हैं, ऑक्सीजन वगैरह नंबर नहीं करने हैं। तो आप अगर देखें तो इसमें चेन हो सकती है 1 2 3 3 कार्बन की, या 1 2 3 4 4 कार्बन की, या 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की। आप अगर 4 कार्बन की कोई भी चेन लेंगे तो वो मैक्सिमम चेन है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन जो है वो 4 कार्बन की है। माना ये वाली चेन हमारी है जो 4 कार्बन की चेन है, ये वाली पेरेंट चेन है। तो अगर हम ये पेरेंट चेन है इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमें कौन छूट जाता है नंबर देने से? ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये छूट जाता है। तो जो भी नंबर देने से छूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। चलिए अब हम देखते हैं कि जो 4 कार्बन की चेन है, किसी भी चेन को नंबर करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसको राइट हैंड साइड से नंबर कर लें, या फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड से नंबर कर लें। तो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करते हैं लाइक दिस 1 2 3 4, तो आपको जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। एंड इफ यू आर नंबरिंग इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड देन यू विल गेट द मिथाइल ग्रुप ऑन द थर्ड पोजीशन। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको मिनिमम नंबर मिले। अगर सब्स्टिट्यूएंट के साथ फंक्शनल ग्रुप भी है तो हम ध्यान रखते हैं फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट से सुपीरियर होता है। यहाँ फिलहाल कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, केवल सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे जिससे कि इसको मिनिमम नंबर मिले 2। अगर राइट हैंड साइड से कर देते तो थर्ड पे आ जाता। तो ये हो गई नंबरिंग। बस नंबरिंग हो गई, आपने नाम लिखने का फॉर्मेट सीख लिया। अब नाम लिखने में कुछ है ही नहीं। तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट आपने पहचान लिया जिसे नंबर ना दे पाए, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? 2, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद क्या लिखना होता है आपको? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। देख लो कितने कार्बन एटम्स है मैक्सिमम, 4 तक की चेन है तो 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। तो वर्ड रूट लिख देते हैं ब्यूट। 2 मिथाइल ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट। यहां लिख देते हैं ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट। इसके बाद क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या है? अगर सब सीसी सिंगल बॉन्ड होती है तो एन लगाते हैं। यहाँ सब सीसी सिंगल बॉन्ड ही है तो प्राइमरी सफिक्स लग जाएगा एन। लिख लिया हमने एन। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो ये हो गया कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेट्स के बीच कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है, वन वर्ड में लिखा जाता है कर्सिव राइटिंग जैसे, और नंबर और अल्फाबेट के बीच एक हाइफन दिया जाता है। तो ये एक कंपाउंड का नाम हो गया। इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे कुछ और कंपाउंड्स करा दे रहा हूं। आगे कुछ कंपाउंड्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगला कंपाउंड हम लोग करते हैं ये अगला कंपाउंड है। एक कार्बन के हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, CH2 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 CH और CH2। ये हो गया। फिर से वही बात है कि पहले हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के बाद नेमिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं। एक ही चेन है, दूसरा कोई है ही नहीं, ये 5 कार्बन की चेन है, यही एक चेन है, तो इसी को हमें नंबर करना है।
अब जब लॉन्गेस्ट चेन मिल जाती है तो फिर देखते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, फिर उसे नंबर करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई, अब ये देखना है नंबर किधर से करें। नंबर फिर वही बात कि आइदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो किधर से करें, अगर आप देखिए, आप इधर से अगर हम करते हैं तो हमें जो इन है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको 1 नंबर मिलेगा और ब्रोमो को 5 नंबर मिलेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमो को 1 नंबर मिल जाएगा, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो को 1 नंबर मिल जाएगा और इन को क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ कंपटीशन किसके बीच है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के बीच। मैंने आपको बताया जब भी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के बीच प्रेफरेंस देनी हो तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज बताता है कि किस फैमिली का कंपाउंड है, कंपाउंड की फैमिली चेंज नहीं की जा सकती है। तो ये एक एल्कीन है, इसको हम कम नंबर देंगे, तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। एक बार हमारी नंबरिंग होगी, अब नाम लिखने का तरीका आपको पता है, बताया सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, आपको दिख रहा है, जैसे नंबर नहीं दिया, ब्रोमो, तो ब्रोमो कहाँ है, पोजीशन के साथ लिख दो 5 पे, तो ये हो गया 5 ब्रोमो। इसके बाद वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, 5 ब्रोमो पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप को या सफिक्स को पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, आपको 1 और 2 दोनों पे मिल रही है, तो ध्यान रखिए जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 एटम्स पे ही मिलेगी, तो जो पहले वाला एटम होगा कम नंबर वाला, वही हमारी पोजीशन होगी। तो ये कहाँ पे है, 1 पे है इन, तो पेंट 1 इन लिखो, या 1 कभी बताने की जरूरत नहीं होती है, तो आप केवल इन भी लिख सकते हैं, केवल इन लिख देंगे तो अंडरस्टूड होगा कि ये 1 पे ही है। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब कुछ और कंपाउंड कर लेते हैं। ये कंपाउंड है, इसका हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब फिर हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने के लिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। एक चीज और ध्यान रखिए कि किसी भी कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए करेंगे। ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दें और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये है, एक कंपाउंड लिखते हैं ये। अब इसमें आपको 2 चीजें मिल रही हैं, एक तो ओपन चेन पार्ट मिल रहा है जिसमें 1 कार्बन है, एक ओपन चेन पार्ट है जिसमें केवल 1 कार्बन है ये, और एक साइक्लिक पार्ट है जिसमें 6 कार्बन है। तो सीधी सी बात है, किसी को लगेगा कि 6 कार्बन ज्यादा है तो इसी की नंबरिंग होनी चाहिए, यही पेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन की हमेशा फंक्शनल ग्रुप को समेट के, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होगी और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, इस कार्बन पे है, तो ये हमारा 1 होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा 1, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे तो इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई। फिर भाई एक ओपन चेन है एक साइक्लिक, दोनों की मिक्स कभी भी नंबरिंग नहीं होती, अलग अलग होती है, एक को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, एक को पेरेंट बनाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पेरेंट जो मेन कंपाउंड है, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर आप देखें तो ये कंपाउंड जब होता है तो इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन का 1 हाइड्रोजन हटा के इसको यहाँ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ये सब बातें हम आपको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट क्लास है तो सब बातें नहीं खींच रहे हैं, खिचड़ी हो जाएगी। तो अभी मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन बन गया है, तो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्सेन, कहाँ पे है, 1 पे, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, वर्ड रूट, तो मैथ लिख लिया, मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है इसमें पेरेंट में, तो मेथेन, और 1 पे क्या है, ऑल, तो ऑल लगाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि ई के बाद जब भी कोई वोवेल आता है, ए ई आई ओ यू, तो ये वाली जो ई है ये ओमिट हो जाती है, तो ये ई हट जाएगी और फिर हम लोग जोड़ेंगे ऑल। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। इस कंपाउंड की थोड़ा सा नाम से ये स्टडी कर लो आप, ये कंपाउंड क्या है, इसका पेरेंट ये है सफिक्स मीथेनॉल, कि जैसा मीथेनॉल आपने पढ़ा है 1 कार्बन का, ये आपने पढ़ा है CH3OH, मीथेनॉल होता है। तो ये कंपाउंड यही रहा था, मीथेनॉल ही था।
मीथेनॉल में केवल क्या किया कि मीथेनॉल में एक एच हटा के इसमें मीथेनॉल में जब मीथेनॉल में एक एच हटा के हमने क्या जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सिल जोड़ दिया। तो बस कंपाउंड तो हमारा यही है मीथेनॉल, इस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गया, ये पेरेंट है हमारा, इस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लग गया, साइक्लोहेक्सिल। तो ये नाम हो गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। पेरेंट पहचानना बहुत जरूरी होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही पेरेंट बनाता है, ऐसे इसका नाम करते हैं। तो अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो एक तो ये चेन हो सकती है 1 2 3 4, एक हो सकती है 1 2 3 4 5। तो हमने आपसे कहा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करें, पहले तो ये लंबी भी है ज्यादा, 4 से ज्यादा बड़ी 5 है तो भी यही है, दूसरा ये छोटी भी होती तो भी हम यही जाते क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो यही होगी मेन चेन। अब नंबरिंग करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ही इंपॉर्टेंट होता है, यही किसी को कम नंबर देंगे और ये नंबरिंग करेंगे, ये होगी हमारी नंबरिंग। Once we have done the numbering, then it is very easy to write the name of the compound. We are knowing the format. First, we have to write name of the substituent. So you know the part which is not numbered is called substituent. तो ये हो गया हमारा substituent मिथाइल। इसकी पोजीशन के साथ इसे डिजाइनेट कर दो, क्या पोजीशन है 3, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। इसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं, 3 मिथाइल टेंट। वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन, तो आप देखेंगे एक इन है किस पोजीशन पे है, 4 पे, तो पेंट 4 इन लिख देंगे, ठीक। 4 इन का सेकेंडरी सफिक्स देखें कोई है, हाँ यहाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लगाना है। फिर वही बात कि ई के बाद बताया था वोवेल आ जाए कोई ए ई आई ओ यू, तो ई को ओमिट कर देते हैं, तो ये ई हम लोग यहाँ से हटा देंगे, फिर जोड़ेंगे ओइक एसिड। और बोलते समय भी ऐसे ही बोलते हैं कि ई नहीं आए, इनोइक एसिड बोलेंगे, फिर 4 इनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता ही होता है, इसलिए इसका नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे केसेस करने हैं, करेंगे हम लोग डिटेल में। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको कुछ कंपाउंड के नेम्स करने सिखाए हैं। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपाउंड से नाम लिखना एक तरीका है, थोड़ा सा समझ आ जाता है, लेकिन नाम से कंपाउंड लिखना तो बहुत ही आसान है। इसको भी यहीं कर लेते हैं, नाम से कंपाउंड लिखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने कंपाउंड के नेम किए हैं, इन्हीं को करते हैं हम लोग, कंपाउंड हटा देते हैं और नाम से दोबारा लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपाउंड देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा हो, कंपाउंड पहचानना हो, आप इसका पेरेंट पकड़िए। पेरेंट कौन है, वर्ड रूट पकड़ो, इसकी वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट यहाँ क्या है, पेंट। आप समझिए 5 कार्बन की चेन है, अपने मन से 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। इसको अपने मन से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कहीं से नंबर दे लो, माना यहां से नंबर दे लिया, ये नंबर हो गया। अब जो जहां दिया गया है वही लगा दो, पकड़ो सब्स्टिट्यूएंट, सफिक्स से पकड़ो। इन मतलब सीसी डबल बॉन्ड, पोजीशन नहीं है इसका मतलब 1 पे होगी, तो 1 पे कर दो सीसी डबल बॉन्ड। और क्या दिया गया है, 5 ब्रोमो। ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी पोजीशन 5 है, तो 5 पे लगा दो एक ब्रोमो, बस। और कुछ है नहीं इस पे, तो कुछ करना नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये भी हो गया CH2। तो 5 ब्रोमो पेंटीन, ये हमारा कंपाउंड हो गया। इसके बाद बात करते हैं इस वाले नेम की। इसमें भी पेरेंट पकड़िए, पेरेंट क्या है, पेंट। 5 कार्बन फिर हैं, तो 5 कार्बन आप लीनियर चेन बना लो, 5 कार्बन की बना ली, अपने मन से कहीं भी नंबरिंग कर लो, माना ये हमने नंबरिंग कर ली। अब जो जहां लगा है उसे वहां लगा दो। देखिए क्या है, 4 पे इन है, 4 इन ओइक एसिड, 4 पे इन है
तो ये 4 है, यहाँ पे इन लगा लिया। ओइक एसिड है, अब ओइक एसिड तो 1 पे होगा, नंबर भी नहीं है, इसका मतलब है 1 पे है, तो इसे बना दो फर्स्ट, इनोइक एसिड। और क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल जो 3 पे लगा है, तो 3 पे एक मिथाइल लगा दो, इसको एमी भी लिख देते हैं हम लोग। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। तो आपने देखा कि नाम से कंपाउंड लिखना कंपाउंड से नाम लिखने की कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। इस तरीके से हमारा नाम से कंपाउंड हो गया। इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी वही करना है आपको। वर्ड रूट पकड़िए, वर्ड रूट क्या है, मैथ, मैथ मीन्स एक कार्बन, ऑल है तो 1 पे ही ऑल होगा, ठीक है, इसको 1 माना तो इसी पे ऑल कर दिया। एक सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सिल है जिसकी पोजीशन नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 पे ही एक साइक्लोहेक्सिल लगा दो, लगा दिया साइक्लोहेक्सिल। ये इसके बाद बैलेंस कर दो इसको, तो ये देखिए ये हो गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था आयोटेक नेम करने का, बाकी हम लोग डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे। और जो भी स्टूडेंट पीजीटी साइंस के लिए एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वो जेडी इंस्टीट्यूट कानपुर में एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके की क्लासेस चला रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने फीस 10,000 रुपए रखी है, जबकि ऑनलाइन क्लास में फीस केवल 3,000 रुपए है। हम सारी क्लासेस करेंगे, आपको डाउट क्लियरेंस क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, रिसेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी और भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। आप कांटेक्ट करना चाहें तो मैं आपको जेडी इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।